जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो अपने बात करते हैं राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। तो अपना चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में आपको याद करना है, हमारे पास एक राजवंश है जिसका नाम है गुहिल राजवंश और दूसरा नाम है सिसोदिया राजवंश। पहला क्या नाम है? गुहिल और दूसरा क्या नाम है? सिसोदिया राजवंश। गुहिल राजवंश जो है वो 566 से लेकर 1303 ईस्वी तक है। कब से कहां तक है? 566 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक। 566 से 1303 ईस्वी तक। और सिसोदिया राजवंश है 1326 ईस्वी से लेकर, जो अपने आधुनिक बात करते हैं आजाद भारत की, उस समय तक 1948 ईस्वी तक। अब कहीं आपके मन में सवाल आएगा कि यहां 566 है, 565 है, दोनों ही मिलते हैं, आप दोनों याद कर लेना। लगभग 1350 वर्षों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा राजवंश मेवाड़ का है। कितने वर्षों तक? 1350 ईस्वी तक। ठीक है, क्या लिखना है अपने को? लगभग 1350 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा राजवंश मेवाड़ का है। मेवाड़ का लगभग 1350 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा राजवंश जो है वो मेवाड़ का है। इन दोनों में अंतर क्या है सर? जब ये मेवाड़ का ही है तो इधर गुहिल इधर सिसोदिया क्यों कहा गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गुहिल राजवंश के जो शासक थे उनकी जो उपाधि हुआ करती थी वो रावल की उपाधि थी। रावल की उपाधि। और सिसोदिया राजवंश वाले जो थे, इनकी जो उपाधि थी वो उपाधि थी राणा या महाराणा की उपाधि। राणा या महाराणा की उपाधि। ठीक है, तो ये राणा महाराणा थे, ये वो। ठीक है, हाँ, लिखते हैं विश्व का सबसे लंबा राजवंश कौन सा है? मेवाड़ का है। आपसे प्रश्न बने विश्व का सबसे लंबा राजवंश मेवाड़। प्रश्न क्या आएगा? विश्व का सबसे लंबा राजवंश मेवाड़। राम राम सभी को, नमस्कार। कमेंट आप लोगों के देख रहा हूं मैं, बिल्कुल। आगे चले। अब देखो राजस्थान से प्रश्न क्या आता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। एकीकरण के समय गुहिलों की 5 रियासतें थी। एकीकरण के समय कौन कौन सी थी उनके बारे में बात करते हैं। कल भी बताया था मैंने, आज फिर से बताना पड़ेगा क्योंकि आज नोट्स बनाने ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो आपका उत्तर होगा सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। ये एकीकरण के संदर्भ में है। एकीकरण के समय गुहिलों की 5 रियासतें थी। 5 रियासतें थी। अब कौन कौन सी थी, बस यही अपने को नाम याद रखना है, जो मैंने कल भी बताया था आपको।
आज भी बता रहा हूं। उदयपुर, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसके अलावा आपसे याद क्या करना है? याद ये करना है कि क्या याद करोगे? नोट लगाकर लिखोगे, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर राजसमंद व चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं थी। अब एकीकरण के समय जो 5 रियासतें थी उनकी स्थापना किसने की? जैसे मैंने कल भी बताया था, शाहपुरा के सुजान सिंह थे, प्रतापगढ़ के सूरजमल थे, ठीक है, डूंगरपुर के सामंत सिंह थे, बांसवाड़ा के कौन थे बताओ आप? हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कल बताया आपको। हाँ, वो मारवाड़ वाली भी करवा दूंगा लास्ट, कल करवा दूंगा, संडे को, सॉरी। हाँ ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, बाकी वो दोबारा करवाना पड़ेगा क्योंकि पुराना और नया फर्क हो गया ना, इसलिए अभी अपने मैप के अनुसार पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं और अपने को अब जीके सारा का सारा उसी अनुसार पढ़ना पड़ेगा, ये विशेषकर ध्यान रखें आप। उदयपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उदयपुर उदय सिंह ने बसाया। उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता। कब बसाया? 1559 ईस्वी। शाहपुरा, सुजान सिंह। अब शाहपुरा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1613 ईस्वी में। कब हुई थी? 1613 ईस्वी में शाहपुरा जो है वो बसाया गया, 1613 ईस्वी। नोट लगाकर आप ये भी लिखेंगे, 2023 में नया जिला भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया। यहां है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में शासक थे सूरजमल। ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में थे जगमाल सिंह। और ये है डूंगरपुर, और डूंगरपुर में थे सामंत सिंह। अब आपसे पूछा जाए सूरजमल ने कब स्थापना की? 1473 ईस्वी में। बांसवाड़ा उस समय स्थापित हुआ था जब हम कह दें कि बाड़ी का जब युद्ध चल रहा था, और डूंगरपुर है वह 1178 ईस्वी में। डूंगरपुर की स्थापना यहां पर 1178 ईस्वी में। सूरजमल द्वारा प्रतापगढ़ 1473 ईस्वी में। प्रतापगढ़ की जगह आपको देवलिया नाम भी मिल सकता है, और बांसवाड़ा वाला 1518 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको तीनों तारीखें याद रखनी है, मुख्य है।
नेक्स्ट चलते हैं। ये है एकीकरण के समय मेवाड़ की 5 रियासतें। अगर आपसे पूछे भी ये क्या था तो मैं ये लिख देता हूं। एकीकरण के समय मेवाड़ की 5 रियासतें। एकीकरण के समय मेवाड़ की 5 रियासतें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां हमको बनाना है मेवाड़। क्या बनाना है? मेवाड़। मेवाड़। अब मेवाड़ को क्या कहते हैं? मेदपाट कहते हैं, प्रागवाट कहते हैं। ये किस भाषा में कहा गया है? सीवी जनपद कब कहा गया है? ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, नक्शा भी बनाना है नोट्स के साथ साथ। हाँ, ठीक है ना। मेवाड़ को मेदपाट क्या कहते हैं? मेदपाट। मेदपाट संस्कृत भाषा में कहा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा। मेदपाट, मेवाड़ को मेदपाट कहा गया। मेदपाट से इसे कहा गया प्रागवाट। प्रागवाट कहा गया हिंदी भाषा। प्रागवाट से इस क्षेत्र को कहा गया सीवी जनपद। सीवी जनपद यह कहा गया महाभारत काल में। महाभारत काल में सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी वो थी मध्यमिका। मध्यमिका को वर्तमान में, मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। और नगरी जो है चित्तौड़ जिले में है। चित्तौड़ जिले में। क्या कहते हैं? मेदपाट कहते हैं, प्रागवाट कहते हैं, सीवी जनपद कहते हैं। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका है। मध्यमिका को नगरी कहते हैं। नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। हाँ, नेक्स्ट चले। चलो भाई, मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? मेरों से रक्षित क्षेत्र। ठीक है, एक प्रश्न आता है मेवाड़ को ही अब अपने यहां पर अगर कहें कि ये कौन, क्या लिखा है, ये उदयपुर है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, नोट लगा के लिखना। उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी। उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी। ठीक है, सीवी। मेवाड़ शासकों को सूर्यवंशी बताया गया है। मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज भी कहते थे, एग्जाम में पूछा गया है। प्रमाण है इसका मेवाड़ी ध्वज। क्या है? मेवाड़ी ध्वज। मेवाड़ शासकों को सूर्यवंशी बताया गया है।
इनको भी राम का वंशज ही कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन मुख्य सूर्यवंशी है। कहा गया ना, अरे राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे, गुर्दे कांपा करते थे। वो राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, अरे मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था, वो राणा प्रताप था। तो वो उसका प्रमाण क्या है कि इनको सूर्यवंशी बताया गया है? मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज कहते हैं। मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज कहते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण है मेवाड़ी ध्वज वहां का बप्पा रावल के सिक्कों पर अंकित किया गया है। राणा रायमल का अभिलेख है जिसमें यह बताया गया है। मेवाड़ शासकों को रघुवंशी भी कहा गया क्योंकि रघु के वंशज है, मैंने बताया ना। अब आपसे पूछे प्रमाण, प्रमाण क्या है? प्रमाण बताऊं मैं, राणा राणा रायमल का अभिलेख बप्पा रावल के सिक्कों पर अंकित मेवाड़ी ध्वजा। इन्हें क्या कहा गया है? मेवाड़ शासकों को रघुवंशी भी कहा गया है। मेवाड़ शासकों को, बड़े चित्र के माध्यम से भी दिखा दूंगा मैं आपको, शासकों को रघुवंशी भी कहा गया है क्योंकि मेवाड़ का जो चित्र है उसके अंदर एक सूर्य दिखाया गया है, एक तरफ एक राजा को दिखाया गया है। एक तरफ राजा जो है वो सही नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तरफ सही दिख भी रहा है। ठीक है, एक भील सरदार है, एक राजपूत सरदार है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, ये उसके अंदर वाक्य दिखाया गया पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे एक राजा के हाथ में तलवार है मेवाड़ी, एक के हाथ में तीर कमान और एक भाला लिया हुआ है। वो सारी चीज आपको मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखा देता हूं। जैसा आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, यहाँ इसमें लिखा गया है, देखो हम इस चित्र को बीच में ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बीच में आ गया चित्र। इस चित्र में क्या क्या विशेषता है आप लोगों को दिखाऊं मैं, देखो इधर ऐसा दिखाया जाता है कि मेवाड़ी शासक है। क्या है? मेवाड़ी शासक है। ये जो बीच में आप चित्र देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसमें मेवाड़ लिखा हुआ है। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां लिखा है मेवाड़। ठीक है, चित्र है चित्तौड़ दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग का। ठीक, राजपूत राजा। ठीक है, यहां ये हो गई तलवार। ये क्या हो गया? सूर्य, सूर्य देवता का जो चित्र है वो हो गया सूर्य। ये भील सरदार, भील सरदार। ये क्या लिया हुआ है? तीर कमान। क्या लिया हुआ है? तीर कमान। यहां पर एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, ये लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे
तिहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। हाँ, कहते हैं भील सरदार पूंजा का चित्र, बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ, ये राणा प्रताप दिखाई देते हैं आपको, ऐसा ही मैं बता रहा हूं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो चित्र है राजपूत राजा, ये राणा प्रताप का बताते हैं, ठीक है। और इधर जो चित्र है इसमें ये पुंजा भील का है, पुंजा भील, ठीक है। हाँ, ऐसा बताया जाता है। आगे बढ़े क्या? मेरी सब क्लास अपलोड होती है, कैसे नहीं होती। अब इनके लिए कुछ व्यक्तियों ने अपने कथन दिए, जैसे अबुल फजल ने कहा कि ये ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। मुहनोत नैंसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कथन एक एक पढ़ते जाएं आप, एक एक आपको समझ में आता जाएगा। पहला किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। क्या कहा है? ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया है। ये देखो फैक्ट है, इनमें मैं कुछ नहीं समझा सकता। वे नौशेखा आदिल की संतान बताया है तो बताया है, इसमें अपने क्या करेंगे, जैसा उसने कह दिया वही आपको सही मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मुहनोत नैंसी, मुहनोत नैंसी क्या कहता है? गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है। गुहिल शासकों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। उल्लेख किया है। कितनी शाखाएं बताइए? गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास का कहना है कि गुहिल जो ये शासक थे, ये वल्लभी गुजरात का शासक बताया गया है। इन्हें क्या बताया गया है? वल्लभी गुजरात का शासक बताया गया है। ऐसे ही एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार और शक्ति सिंह जो शासक थे यहाँ के, उनका एक अभिलेख है आठपुर, उसके अनुसार यह बताया गया है कि यह तो आनंदपुर गुजरात के निवासी बताया गया है। कहां के निवासी बताया गया है? आनंदपुर गुजरात का निवासी उनको बताया गया है। भारतीय इतिहास वाले फोल्डर में हुई है इंडिया हिस्ट्री की क्लास अपलोड, देखो तो सही, आप लोग देखते हो नहीं। सारी सब क्लास एक साथ में देखा करो, अलग अलग फोल्डरों में मिलेगी, ठीक है। वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास ने इन्हें वल्लभी गुजरात का शासक बताया है। नेक्स्ट लाइन में आपको याद क्या करना है? वीर विनोद पूछ लिया। वीर विनोद के अलावा आपको पढ़ना है कि एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, शक्ति सिंह शक्ति सिंह का आठपुर अभिलेख
शक्ति सिंह का आठपुर अभिलेख, और उसके अलावा एक नाम अपने को मिलता है शक्ति सिंह का आठपुर अभिलेख हो गया, इसके अलावा एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, महात्म्य ग्रंथ के अनुसार, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार आनंदपुर गुजरात का बताया गया है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कथन किसके लिए है, मेवाड़ शासकों की उत्पत्ति के संदर्भ में यह बताया गया है कि कौन कहां से आया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरोचंद ओझा ने इनको विशुद्ध सूर्यवंशी बताया है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने नागर ब्राह्मण बताया, अलग अलग बताया गया। गोपीनाथ शर्मा तो खुद ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बता दिया, ठीक है। वी.ए. स्मिथ जो थे वो विदेशी थे तो विदेशी बता दिया, कर्नल जेम्स टोड विदेशी थे तो उन्होंने विदेशी बता दिया। अब देखो वी.ए. स्मिथ और कर्नल टोड के अनुसार विदेशी उत्पत्ति क्या बताया गया, उत्पत्ति विदेशी बताया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, विदेशी बताया गया है। गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया भाई, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा उन्होंने विशुद्ध सूर्यवंशी बताया, लेकिन डॉक्टर डी.आर. भंडारकर क्या बताते हैं, डी.आर. भंडारकर नागर ब्राह्मण बताते हैं। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के अनुसार नागर ब्राह्मण बताया गया है, नागर ब्राह्मण, ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार विशुद्ध सूर्यवंशी बताया गया है, विशुद्ध सूर्यवंशी बताया गया है, विशुद्ध सूर्यवंशी बताया गया है। नागर ब्राह्मण डी.आर. भंडारकर क्या बताया, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के अनुसार नागर ब्राह्मण बताया गया है। वी.ए. स्मिथ ने, कर्नल टोड ने विदेशी बताया है। तो जितनी भी परिभाषाएं थी इन सब की किस किस ने क्या बताया है वो सारी हमने लिख ली है यहाँ पर। इसके अलावा अब हमसे क्या पूछा जाता है कि मेवाड़ शासकों के कुल देवता कौन थे, मेवाड़ शासकों के आराध्य देवी कौन है, मेवाड़ शासकों के आराध्य देवता कौन है, मेवाड़ शासकों की कुल देवी कौन है, इसके ऊपर भी हमसे एक एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वो भी एक फैक्ट है जो कभी भी बदल नहीं सकता है। जैसे मैं यहां लिखूं मेवाड़, चलो आप ये बताओ आराध्य देवता किसे कहते हैं, मेवाड़ शासकों के कुल देवता तो मैं बता देता हूं, कुल देवता एकलिंग नाथ जी, क्या नाम है, एकलिंग नाथ जी कैलाशपुरी,
कैलाशपुरी। ठीक है। उसके अलावा एक एकलिंगनाथ जी, मेवाड़ शासकों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैलाशपुरी कहां पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैलाशपुरी उदयपुर में है। कहां पर है भैया, उदयपुर के अंदर है। विशेष करके एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। ठीक है। आराध्य देवता किसी का कमेंट नहीं आया है। नागौर तो मैं हूं सर, वो भी लेंगे पहले एक। अब देखो सारी क्लासें तो एक साथ होगी नहीं। मेवाड़ शासकों के आराध्य देवता चार भुजानाथ मंदिर। मेवाड़ शासकों के आराध्य देवता चार भुजा नाथ मंदिर गढ़भोर, गढ़भोर राजसमंद में। गढ़भोर कहां पर है, राजसमंद में है। तिलक की आकृति का जिला, राजसमंद झील के नाम पर जिले का नाम राजसमंद रखा गया और गोमती नदी का जल रोककर यह झील बनाई गई थी। ठीक है। हाँ, लिखते जाएं आप, ऐसे ऐसे एक एक नोट्स जो है आप ऊपर करते जाएं और याद हो जाएगा आपको। मेवाड़ शासकों की कुल देवी, मेवाड़ शासकों की कुल देवी। मेवाड़ शासकों की कुल देवी का नाम क्या है, बाण माता है। बाण माता का कहते हैं कि प्राचीन मंदिर तो केलवाड़ा में है, बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी है। आराध्य देवी है वो है चार भुजा देवी, जिसका मंदिर हल्दी घाटी राजसमंद में बना हुआ है। मेवाड़ शासकों की कुल देवी कौन है, बाण माता। मंदिर कहां बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग में भी है और एक कहां पर है, केलवाड़ा में भी है, केलवाड़ा में भी है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अपने मेवाड़ शासकों की आराध्य देवी। मेवाड़ शासकों की आराध्य देवी जो है उसका नाम है चार भुजा देवी। क्या नाम है, चार भुजा देवी के नाम से हल्दी घाटी राजसमंद में मंदिर बना है। कहां बना है, हल्दी घाटी, जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी राजसमंद। ठीक है, हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का जो युद्ध है, सर जिनकी पूजा खुद शुरू की थी पूर्वजों से चली नहीं आती हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आराध्य देवी क्या होता है, आराध्य देवता देखो, कुल देवता जैसे मैं कहूं कि मेरे दादा परदादा जिसको पूजते आ रहे थे वो हमारे कुल देवता है। लेकिन मैं अचानक कहीं और किसी मंदिर में गया और वहां से मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद मिला और मेरी जिंदगी जो है बहुत अच्छी हो गई, तो वो मेरे आराध्य देव होते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे ही वो होती है। कनिष्का जी कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट पढ़ने से क्लास का माहौल खराब होता है। मेरी आदत नहीं है कि ज्यादा कमेंट पढ़े जाएं और जरूरी भी नहीं है कि आपके कमेंट अभी ज्यादा पढ़े जाएं। किसी को ज्यादा काम हो तो व्हाट्सएप आपको बताया गया, वो समय मिलने पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। मेवाड़ शासकों की एक प्रश्न तो यहां से ही आ जाता है, राजधानियों का कर्म। मेवाड़ शासकों की राजधानियों का कर्म पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले राजधानी बप्पा रावल ने किसको बनाया, नागदा उदयपुर को, फिर आहड़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर। ये तो लगातार चार है। उसके बाद जाती है समस्या मुख्य तो कि जब बदल दिया जाता है किसको क्या क्या बनाई जाती है। आइए बात करते हैं। सबसे पहली कौन सी है, नागदा। नागदा किसके द्वारा बनाई गई थी, बप्पा रावल। फिर उसके बाद में नागदा के बाद में क्या बनती है, आहड़। आहड़ को राजधानी कौन बनाता है, अल्लट, या अल्लट को ही बोलते थे आलू रावल। क्या बोला करते थे, जब तक समोसे में रहेगा आलू
मैं तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू, ऐसा गाना मत गाना अगर किसी की बीवी का नाम शालू नहीं है तो। हाँ, ताता ताता चिमटा आ जाएगा, ध्यान रख लेना, फिर मेरे को मत बताना। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जो है इसको बनाने वाले थे जैत्र सिंह, जैत्र सिंह। और फिर उसके बाद में 4 नंबर उदयपुर, उदयपुर को बनाया था महाराणा उदय सिंह। अभी क्या है कि यहां के बाद में राजधानियों में परिवर्तन हुआ, जैसे गोगुंदा है, कुंभलगढ़ है, चावंड है, ये महाराणा प्रताप के द्वारा 3 अलग अलग राजधानियां बनाई गई। पहले गोगुंदा, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड। चावंड आपातकालीन राजधानी थी। बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं आता, नहीं होता उदय राम जी, नोटिफिकेशन कैसे नहीं आता भाई, आएगा। ठीक है, देखो गोगुंदा जहां राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, कुंभलगढ़ जहां पर दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, औपचारिक राज्याभिषेक हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। विद्यार्थी विशाल सालवी ने बताया भी है, बहुत अच्छा। फिर चावंड, चावंड, ये तीनों राजधानियों का जो क्रम है वो किसके द्वारा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के महल कहां पर है, चावंड में है, आगे लिखेंगे अपने डिटेल से। चावंड को 1585 ईस्वी में राणा प्रताप द्वारा आपातकालीन राजधानी बनाया गया। उसके अलावा अपने बात करते हैं 8 नंबर और लास्ट में 9 नंबर। तो 8 नंबर और 9 नंबर अंतिम कौन सी आएगी, अंतिम आएगी उदयपुर। फिर बाद में क्या होता है, चित्तौड़गढ़ जो है महाराणा प्रताप के बेटे जो थे जिनका नाम अमर सिंह प्रथम था, उनके द्वारा चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया। फिर लास्ट में महाराणा भीम सिंह ने वापस उदयपुर को ही राजधानी कर दिया था। तो हमारे पास में क्या आएगा, पहले चित्तौड़गढ़ सार्थक होगी ना, वापस चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया। ये किसके द्वारा बनाया गया, अमर सिंह प्रथम, जो राणा प्रताप के बेटे थे, अमर सिंह प्रथम। और उसके बाद में हमारे पास में उदयपुर, और उदयपुर जो बनाई गई थी वो थी राणा भीम सिंह द्वारा, राणा भीम सिंह द्वारा, राणा भीम सिंह द्वारा जो है उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। ये सारा तो राजधानियों का क्रम था जो हमने पढ़ लिया है। आगे अपने बढ़ते हैं कि इसके आगे हमको और क्या पढ़ना है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट गुहिल वंश, गहलोत वंश, या जिसे अरे गुहिलोत वंश कहा गया। ऐसा क्यों आखिर कहा गया, क्या होता है कि प्रत्येक अध्यापक जब पढ़ाता है तो वह अपने द्वारा क्या है एक ऐसी चीज नहीं बता जाता है जिससे क्या होता है कि परीक्षा के अंदर विद्यार्थी को ये लगे कि यार उस मास्टर के पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज था। ऐसा किसी के पास भी नहीं है। जितने भी अध्यापक आप लोगों को इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल पढ़ा रहे हैं उनमें से कोई भी ज्ञानी नहीं है। एक भी हम कहें कि हमने सिर्फ किताबों से पढ़ा है और उसी को आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो वो क्या है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है आपका पहला कार्य उसको सही ढंग से पढ़ना है। क्योंकि जैसे मैं अपनी पुस्तक भी लिखता हूं तो सबसे पहले उसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो बातें बताई गई है उनको सबसे पहले डालता हूं ताकि पेपर में वो डायरेक्ट आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अपने यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है जो आप लोगों को बता रहा हूं मैं। क्या जी सर, गुहिल वंश स्टार्ट हो गया। अच्छा, गुहिल वंश स्टार्ट हो गया, तो अभी इस गुहिल वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ लेते हैं। गुहिल वंश, गुहिलोत वंश, या इसे बोलते हैं गहलोत वंश, गहलोत वंश। क्योंकि ज्ञानी वह व्यक्ति होता है जो दार्शनिक होता है, जिसके अपने खुद के विचार होते हैं, अपनी कुछ बातें होती है लिखी हुई। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गुहिल में से याद करना गुहादित्य, संस्थापक पहले दिन की क्लास में बताया था गुहादित्य।
गुहादित्य जो था उसने गुहिल वंश की स्थापना की। अब इसके पिता का नाम शिलादित्य था, माता का नाम पुष्पावती था, जिसने पालन पोषण किया उसका नाम कमलावती था। हाँ, ठीक है, नहीं आया नोटिफिकेशन तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। अब तो पता है ना आप लोगों को, टाइम शेड्यूल पहले ही लगा दिया जाता है कि कब क्लास होगी, वो देख लिया करो कितने बजे होगी। इसे मैं कहूं गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, या इसे ही कह सकते हो मूल पुरुष। ठीक है, कब? 565, मुख्य रूप से 566 ईस्वी। ठीक है, पिता शिलादित्य, माता पुष्पावती, पालन पोषण कमलावती द्वारा किया गया। कमलावती द्वारा जो है पालन पोषण किया गया था। हाँ, गुहिल वंश का बिल्कुल। राज तिलक जो है, राज तिलक वो किसके द्वारा किया गया था जी? राज तिलक जो है मंडलीप भील द्वारा अपने अंगूठे को चीरकर किया गया था। हाँ, राज तिलक, महाराणा प्रताप का छत्र धारण किसने किया था? जसवंत नागर महाराणा प्रताप का छत्र धारण। अभी महाराणा प्रताप आगे होगे, हल्दी घाटी का युद्ध होगा तब पढ़ेंगे ना कि झाला बिद्दा आया था, झाला सज्जा आया था, उन्होंने महाराणा प्रताप से उनका मुकुट व छत्र मांगा था। अभी बीच में अभी बता दूं था सारी चीज, आज एक ही दिन में बन जाओ थे, है ने? हम्म, भील राजा, भील राजा मंडलीक द्वारा अपना अंगूठा चीरकर राज्याभिषेक किया। नोट लगाकर लिखना, ऊंदरी गांव के भील सरदार मेवाड़ शासकों का, मेवाड़ शासकों का राज तिलक किया करते थे, किया करते थे। मेवाड़ शासकों का राज तिलक किया करते थे, यह आपको याद रखना है। अब इसका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के अंदर अपने बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि शिलादित्य जो था उसके ऊपर आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ तो शिलादित्य गुजरात का शासक था। तो पुष्पावती है उस समय गर्भवती थी, वह चली गई माउंट आबू सिरोही की तरफ। माउंट आबू के अंदर वहीं पर एक गुफा थी, उस गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया तो उसका नाम मिला गुहा। गुहा 15 दिन बाद में जो है स्नान करके वह पुत्र जन्म के बाद वह सती हो जाती है। उसके बाद जो है कमलावती जो होती है वह उसका पालन पोषण करती है। ठीक है, आपको बता दिया, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न यही आएगा पालन पोषण किया। गुहादित्य नाम गुफा में जन्म होने के कारण रखा गया। ठीक है ना, इनका जन्म कहां हुआ था? गुफा में जन्म। ठीक है, शिलादित्य जो है गुजरात के शासक थे। कहां के शासक थे? गुजरात शासक, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा ये गर्भवती थी, उसको पर आक्रमण हुए, फिर चले गए, ये नहीं पूछा जाएगा। इतना आज के लिए काफी है। कल अपने बप्पा रावल के लिए पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।